Hello students, welcome to my channel Study with Didi. Today in this video, we will read class 10th chapter 4 from the diary of Anne Frank. उसका ये सेकंड पार्ट है. पहला पार्ट जो है उसको मैंने अपलोड कर चुकी हूँ. यदि आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए क्योंकि ये उसका सेकंड पार्ट है. तो हमारी जो एन फ्रैंक है वो अपनी डायरी में लिखना स्टार्ट करती है. सबसे पहले डेट डालती है. तो ये बहुत पुराना है, 1942 का है. तो शायद डेट राइट हैंड साइड में लिखी जाती थी, जबकि अब क्या हो गया है, डेट भी हम जब हम डायरी एंट्री करते हैं तो डेट हम लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर लिखते हैं. उसके बाद दिन लिखते हैं जैसे कि इसने लिखा है, और उसके बाद लिखते हैं डियरेस्ट किटी, या जिसको भी लिखा जाता है तो डियरेस्ट डायरी, डियर डायरी इस टाइप से लिखते हैं. तो उसने अपनी डायरी का नाम किटी लिखा है, किटी रखा है, तो वो किटी लिख रही है, डियरेस्ट किटी. अब उसको वो बता रही है कि आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स. तो क्वैकिंग इन इट्स बूट्स की मीनिंग क्या होती है? शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस, मतलब कि किसी डर से या नर्वसनेस से कांपना. तो उसकी जो पूरी क्लास थी वो पूरी डर से कांप रही थी. अब क्यों कांप रही थी? द रीज़न ऑफ कॉज इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू नेक्स्ट फ्रॉम एंड हु विल बी कैप्ट बैक. तो क्यों काँप रही थी? क्योंकि रीज़न उसका क्या था कि उस दिन टीचर डिसाइड करने वाले थे कि कौन अगली क्लास में, मतलब उनका रिजल्ट आने वाला था, कौन अगली क्लास में जाने वाला है, कौन उसी क्लास में रहने वाला है. हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स. आधी से क्लास में जो आधे से ज़्यादा लोग थे वो क्या कर रहे थे? बैट्स लगा रहे थे. बैट्स मीन होता है शर्त लगाना. जी एंड आई लाफ आवरसेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस. तो यहाँ हमको एन फ्रैंक बताती है कि जी एन उनकी फ्रेंड का नाम है. जी एन और जो हमारी एन फ्रैंक है वो दोनों हंसते हैं. क्यों हंसते हैं? क्योंकि उनके पीछे में जो बॉयज़ बैठे रहते हैं वो बहुत ही सिली सिली सी बातें करते हैं, शर्त लगाते हैं, इस टाइप से करते हैं. तो उनको बहुत हंसी आती है, जिनका नाम क्या होता है? सी एन जैकस. ये दो बच्चे हैं जो कि एन फ्रैंक और जी एन के पीछे बैठे हुए रहते हैं, और ये लोग बातें कर रहे होते हैं किस टॉपिक पर? उस रिजल्ट के टॉपिक पर. तो इन लोगों को बहुत हंसी आती है. हु हैव सैक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बैड. एन और जैकस होते हैं, इन लोगों ने शर्त लगा ली है अपने जो हॉलीडे में जितनी भी उन्होंने सेविंग की थी, मतलब जितना भी उनको पॉकेट मनी मिला रहा होगा उसको सब काय में लगा दिया उन्होंने? शर्त लगाने में. मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास. नो आई एम नॉट. यस यू आर. नो आई एम नॉट. इस टाइप से वो लोग क्या करते हैं? बात करते रहते हैं. सुबह से लेकर शाम तक हर दिन बस वो यही बात करते थे कि तुम अगली क्लास में तुम पास हो जाओगे. बोलता था नहीं 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 होऊंगा. तो यस यू आर, हाँ तुम हो जाओगे, नहीं मैं नहीं होऊंगा. इस टाइप से वो दोनों सी एन और जैकस दोनों बात करते रहते हैं. तो इस कारण से जी एन और जो फ्रैंक है उन लोग को बहुत हंसी आती है उनके ऊपर. इवन जी एस प्लीडिंग ग्लैंस एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट कैन नॉट काम दैम डाउन. यहाँ तक कि जो जी एन उसकी जो फ्रेंड है एन फ्रैंक की, वो अपना शांतिपूर्ण तरीके से उनसे प्रे करती है कि यार तुम लोग शोर मत करो. और जो एन फ्रैंक होती है वो अपना एंग्री वाला आउटब्रस्ट दिखाती है, मतलब विस्फोटक रूप दिखाती है कि शांत रहो, बट फिर भी वो लोग शांत नहीं होते हैं. इफ़ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछोगे, देयर आर सो मैनी डमीज. तो मेरी क्लास में क्या है? बहुत सारे डमीज है. डमीज मतलब डफर टाइप के बच्चे या मूर्ख, है ना. बहुत सारे ऐसे मूर्ख बच्चे हैं. दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ क्लास शुड बी कैप्ट बैक. तो इतने बच्चे हैं कि क्वार्टर मतलब कि जो जितने भी बच्चे हैं उसमें से एक चौथाई जो बच्चे हैं वो क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे, है ना. मतलब पिछली क्लास में ही रह जाएंगे. बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ. पर टीचर जो होता है वो किस प्रकार का क्रिएचर है इस अर्थ में? अनप्रेडिक्टेबल, जिसको समझ नहीं सकते, कोई नहीं समझ सकता. क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो बहुत डफर वाले बच्चे भी होते हैं वो लोग भी क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं. तो उसको समझ में नहीं आता है कि मतलब वो अपनी फीलिंग बता रही है कि यदि रियली मुझसे कोई पूछे तो वो रियलाइज़ करती है कि मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे को जाएंगे फेल हो सकते हैं. बट टीचर्स को तो कोई नहीं समझ सकता कि वो पास कर रहे हैं या फेल कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई नहीं समझ सकता. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. अब यहाँ पे एन फ्रैंक बोलती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा चिंता नहीं थी मेरे रिज़ल्ट और मेरी जो गर्ल फ्रेंड्स हैं, मतलब उसकी जितनी भी फ्रेंड्स हैं उनके बारे में कोई चिंता नहीं थी. वी विल मेक इट
क्योंकि हमने अच्छे से किया था, जो हमारा पेपर था वो बहुत अच्छे से किया था। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स। और जिस सब्जेक्ट के बारे में मुझे श्योर नहीं था कि मैं पास हो पाऊँगी कि नहीं, तो वो सब्जेक्ट कौन सा था? मैथ्स। जनरली ज़्यादातर बच्चे मैथ्स में ही डर रखते हैं कि यार क्या पता हमारा क्या होने वाला है। तो सेम एन फ्रैंक का भी था कि उनको डर लग रहा था सिर्फ मैथ्स में। एनीवे ऑल वी कैन डू इट इज़ वेट। पर फिर भी हम कर भी क्या सकते हैं, और अब सिर्फ वेट ही कर सकते हैं कि कब तक रिजल्ट आना है। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। और तब तक हमको क्या करना था? बस एक दूसरे को यही बोलना है कि बस अपना हार्ट लूज मत करो, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा, सब पास हो जाएंगे। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। मतलब मेरा सभी के साथ क्या था? अच्छा व्यवहार था, सभी टीचर्स के साथ अच्छा व्यवहार था। देयर आर 9 ऑफ देम। कितने टीचर थे उनके स्कूल में? 9। 7 मैन एंड 2 वुमेन। 7 टीचर्स जो थे वो मैन थे और 2 के थे वुमेन्स थी। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीच मैथ्स वॉज अनॉयड विथ मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच आफ्टर सेवरल सो मच। ठीक है, तो क्या बता रही है वो कि फॉगी की मीनिंग होती है, ओल्ड फॉगी मीन्स होती है एन ओल्ड फैशन्ड पर्सन। ठीक है, ओल्ड फैशन पर्सन मतलब बहुत पुराने फैशन से पढ़ाने वाला, पुराने फैशंस में रहने वाला, पुराने ख्यालात रखने वाला, ऐसा टीचर था वो। कौन? मिस्टर किसिंग। तो मिस्टर किसिंग जो है वो मैथ्स टीचर है और बहुत ही ओल्ड फैशन्ड पर्सन है जो कि मैथ्स पढ़ाते हैं उसको। वो क्या होते हैं? एन फ्रैंक से बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। कई सालों से वो उससे बहुत क्या है? एंग्री है, गुस्सा है। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि वो क्या करती है? बहुत ज़्यादा बोलती है एन फ्रैंक, इसलिए उससे वो गुस्सा है। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। बहुत बार उन्होंने वार्निंग दिया कि तुम क्लास में बोला मत करो, ये मत किया करो, पर वो फिर भी नहीं मानती थी। तो उन्होंने क्या किया? उसको एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। ठीक है, एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। और क्या दिया था उन्होंने होमवर्क में? एक ऐसे लिखने को दिया था जिसका टॉपिक क्या था? अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब बकबक करने वाला या बकबक करने वाली। ओके, अ चैटर बॉक्स। What can you write about that? I had worry about that later. I decided. I jotted down the title in my notebook, tagged it in my bag and tried to keep quiet. तो उसके बाद उसको कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि उसको तो होमवर्क मिल गया है कि तुमको चैटर बॉक्स के ऊपर क्या लिख के लाना है, ऐसे लिख के लाना है। तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ देर तक वो फिर डिसाइड करती है कि जो उसको होमवर्क मिला है उसको जल्दी वो उस नोटबुक को अपने बैग में रख लेती है और फिर चुपचाप रहने की कोशिश करती है। ट्राइड टू कीप क्वाइट। कुछ देर वो चुप रहने की कोशिश करती है। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eyes. है ना, मतलब शाम को उस दिन जिस दिन उसको ये होमवर्क मिला था, कौन सा होमवर्क मिला है कि ऐसे उसको चैटर बॉक्स के ऊपर लिख के लाना है। तो जितना जब वो अपने घर में जाती है, अपना पूरा होमवर्क फिनिश कर देती है, तो उसकी नज़र किस पे पड़ती है कि अरे उसको तो एक एक्स्ट्रा होमवर्क मिला है ऐसे लिखने का एक चैटर बॉक्स पर। ठीक है, तो आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चुइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। तो क्या करती है वो? फिर अपना जो पेन है उसकी जो उसका जो कैप होता है उसको वो चबाते रहती है अपने दांतों से और क्या करती है? सोचते रहती है कि क्या लिखूँ क्या लिखूँ। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस between the words, but the trick was to come up with a convincing argument to prove the necessity of talking. Okay? तो यहाँ पे वो बोल रही है कि किसी को यदि ऐसे लिखने को दिया गया है तो कोई भी बहुत इजी होता है कि लाइन छोड़ छोड़ के बड़े बड़े वर्ड्स लिख के और एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखते जाओ और कैसे भी करके पेजेस भरना है। ऐसे तो यही होता है। बट ये जो ट्रिक थी, मतलब पेज भरने की जो ट्रिक थी, वो ट्रिक उसके ऐसे में काम नहीं आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली है? क्योंकि उसको ऐसे किस पर लिखना है? क्योंकि उसको प्रूव करके, मतलब ऐसे चैटर बॉक्स पर लिखना है और ये प्रूव करके बताना है कि नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, कि बोलना कितना ज़रूरी है, क्योंकि चैटर बॉक्स पर लिखना है ना उसको। तो फिर आगे आई थॉट एंड थॉट। वो सोचती रही एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। और मुझे फिर क्या हुआ? एक आइडिया आया। आई रोट द 3 pages मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड।
फिर उन्होंने जो भी उनको दिया गया था असाइनमेंट चैटर बॉक्स के ऊपर, उस पर उन्होंने कितने पेज लिखा, 3 पेज लिख लिया और थोड़ा अपने आप में सेटिस्फैक्शन कर लिया कि चलो जो मुझे होमवर्क दिया गया था मिस्टर किसिंग के थ्रू वो मैंने कर लिया है। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ द स्टूडेंट्स ट्रीट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। उन्होंने उसमें क्या लिखा हुआ था कि स्टूडेंट्स का ट्रेट मीन्स होता है क्वालिटी, है ना। तो एक स्टूडेंट की बोलने की क्वालिटी होती है एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं मेरी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपना जो बोलने का जो चैटर बॉक्स टाइप में बोलते रहती हूँ उसको मैं कीप अंडर कंट्रोल, मतलब कंट्रोल करूँ उसको। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू queer myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits की मीन्स होती है क्वालिटी, ठीक है। तो आगे वो बताती है कि एक स्टूडेंट का ये क्वालिटी होती है कि बोलना उसकी एक क्वालिटी होती है, पर वो खुद कोशिश करती है कि वो क्वालिटी को थोड़ा कंट्रोल करके रखे, कम बोले, बट वो क्यों नहीं कर पाती है, क्योंकि उनको ये जो हैबिट है बोलने की जो हैबिट है वो किससे मिली है, उनकी मदर से मिली है, क्योंकि उनकी मम्मी भी उतना ही बोलती है, मतलब उनको इनहेरिटेड मतलब विरासत में मिलना, ठीक है। जो हमारे मम्मी पापा या पेरेंट्स से हमको कोई आदत या कोई चीज़ हमको मिलती है ना विरासत में, उसको बोलते हैं इनहेरिटेड। तो ये जो क्वालिटी है वो विरासत में उससे मिली है, तो वो उसको कैसे कंट्रोल कर पाएगी या कैसे उसको देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू, मतलब कुछ नहीं कर सकती वो, क्योंकि वो तो उसको विरासत में मिली हुई है वो चीज़, वो क्वालिटी। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड laugh at my argument, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. तो जो उसने ऐसे लिख के लाया था मिस्टर किसिंग उसको देखते हैं और उस पर हंसते हैं, जो भी उनने आर्ग्यूमेंट मतलब जो भी ऐसे लिख के लाया था तो उस पर वो हंसते हैं। और फिर क्या होता है, व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन, मतलब फिर वो दूसरी क्लास में वो क्या करती है, नेक्स्ट लेसन जब वो पढ़ते हैं फिर से वो बातें करने लगती है, तो फिर उनको फिर से एक सेकंड ऐसे दे दिया जाता है। दिस टाइम इट वाज सपोज्ड टू बी ऑन एन इनकैरिजेबल चैटर बॉक्स। अब इस टाइम उनको जो ऐसे है उसका टॉपिक क्या मिला है, एक ऐसी चैटर बॉक्स जिसको सुधारा नहीं गया हुआ। इनकैरिजेबल की मीनिंग होती है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यूजुअली अ बैड क्वालिटी, मतलब कोई बैड क्वालिटी है जिसको सुधारा ना गया होगा, जिसको करेक्ट नहीं किया गया। तो इस टॉपिक पर अब उनको क्या करना था, ऐसे लिख के लाना था। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole classes. However, during the 3rd class, he had finally had enough, and Frank, as punishment of talking in class, write an essay untitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. तो फर्स्ट टाइम उनको क्या मिलता है, होमवर्क मिलता है कि वो चैटर बॉक्स पर क्या करके लाए, ऐसे लिख के लाए। फिर वो एक दो क्लास में चुप रहती हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से बात करने लगती है, तो उनको सेकंड टाइम फिर से होमवर्क मिलता है कि एक और ऐसे लिख के लाना, किस पर, एन इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स। ऐसी चैटर बॉक्स, ऐसी बड़बड़ाने वाली लड़की, ऐसे बड़बड़ाना वाला व्यक्ति या लड़की जिसे सुधारा ना गया हो। सेकंड टाइम उसको ये टाइटल मिलता है, तो वो फिर से लिख के ला लेती है और फिर से मिस्टर किसिंग को दे देती है। पर थर्ड टाइम क्या होता है, फिर से वो बातें कर रही होती है, तो उसको फाइनली जो मिस्टर किसिंग है वो बोलते हैं, एंड फ्रैंक, एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास में बात करने के उससे पनिशमेंट के रूप में तुम्हें फिर से एक ऐसे लिख के लाना है और उसका टाइटल रहेगा क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। क्वैक कौन करता है, जो डक होते हैं वो क्वैक क्वैक करके बोलते हैं, मतलब दिन भर करते रहते हैं वो लोग डक। तो उसको ये टॉपिक मिला है कि जो चैटर बॉक्स है वो क्वैक 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 कर रही है, ठीक है। तो अब क्या होता है आगे, ये देखिए, ये एन फ्रैंक है, बाकी सारी क्लासेस हंस रही है और जो उसके जो टीचर हैं वो उसके तरफ क्या कर रहे हैं, गुस्से से बोल रहे हैं कि तुमको ऐसे लिख के लाना है ये टॉपिक पे, इस प्रकार से। द क्लास रॉड आई हैड टू laugh too, though I had nearly exhausted
माई इंजेन्यूटिंग ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स। तो सारी क्लास जो है ज़ोर ज़ोर से शोर करने लगती है, मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तो जो हमारी एन फ्रैंक है उसको भी थोड़ा सा हंसना पड़ता है, ठीक है। फिर आगे वो बताती है कि मेरा जो चैटर बॉक्स पर लिखने वाला जो आइडिया था वो सब कुछ फिनिश हो गया था, क्योंकि दो उनको सेम ऐसे मिल चुके हैं कि चैटर बॉक्स पर उनको ऐसे लिखना है। तो वो लिख चुकी, जितना भी उनके दिमाग में था सब कुछ लिख चुकी। अब क्या लिखेगी वो? इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल, ठीक है। अब उस ये टाइम आ गया था कि उनको कुछ ओरिजिनल, कुछ अच्छा सा लिखना पड़ेगा, क्योंकि उनका हर दिन मजाक बनाया जा रहा है। हर दिन जो मिस्टर किसिंग है उसको क्या कर रहे हैं, डांट ही रहे हैं और होमवर्क पे होमवर्क दिए जा रहे हैं। तो वो सोचती है कि अब कुछ ओरिजिनल लिखना पड़ेगा। माई फ्रेंड सैनी हु वॉज गुड एट पोइट्री ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। तो आगे क्या होता है, उनकी जो फ्रेंड होती है सैनी जिसका नाम होता है, जो कि पोइट्री लिखने में बहुत अच्छी होती है, तो वो उसको ऑफ़र करती है कि क्या करूँगी मैं, शुरू से लेके आखिरी तक जो तुम्हारा ऐसे है उसको हम वर्स फॉर्म में, वर्स मीन्स होता है पोइट्री फॉर्म में हम उसको लिखेंगे। तो जो एन फ्रैंक होती है वो जॉयफुली, बहुत ज़्यादा जॉय से खुश हो जाती है और जंप करने लगती है, मतलब खुश हो बहुत ज़्यादा कि क्योंकि उसकी कोई ना कोई हेल्प कर रहा है। मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विथ हिज रेडिकुलस सब्जेक्ट। रेडिकुलस मतलब हास्यप्रद, ठीक है। तो मिस्टर किसिंग जो है वो क्या करना चाहते हैं, उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं, जो भी टॉपिक उन्होंने दिया था उसका जोक बना रहे हैं वो। बट आई हैड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम। पर उस टाइम पे जो एन फ्रैंक है उसको अब गुस्सा तो आएगी ना भाई, तो उसको ऐसा लगता है कि अब ये जो जोक मेरे ऊपर बनाना चाह रहे हैं ना, तो ये टीचर पे ही बनना चाहिए, इस टाइप से वो सोच लेती है। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल। उन्होंने अपनी जो पोएम है, जो ऐसे था, वो पोएम वर्स फॉर्म में लिखा और उसको फिनिश किया और ये बहुत ही ब्यूटीफुल था। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड द फादर स्वाइन विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। तो ये जो पोएम थी वो किसके बारे में थी? एक मदर डक के बारे में थी, और उसका हस्बैंड था स्वान, मतलब कि एक हंस था और एक डक थी, बदक थी। उनके 3 बेबी डकलिंग्स थे। डकलिंग मीन्स डक के बच्चे, है ना। तो 3 बेबी बच्चे थे उनके, और उनको जो फादर स्वान होता है वो अपनी चोंच से मतलब कि चोंच से बार बार प्रहार कर करके उसको, उन तीनों बच्चों को मार देता है। क्यों मारता है? बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते रहते हैं। मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे। अब सही मायने में जो मिस्टर किसिंग है उनका जोक बन गया था यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने उसका ऊपर टॉपिक दिया था। तो उसने एक ऐसी पोएम लिखी जिसमें बहुत ज़्यादा बोलने वाले को किसने मार दिया? उसके खुद के पापा ने मार दिया, मतलब स्वयं ने मारा डकलिंग्स को। ही रीड पोएम टू द क्लास। जो पोएम थी, जो मिस्टर किसिंग है, उन्होंने उस पोएम को क्लास में पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, किसके साथ? उनके खुद के कमेंट्स भी उन्होंने उसमें जोड़े। एंड सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। और सिर्फ उसकी क्लास में नहीं पढ़ा, बाकी सभी क्लासेस में पढ़ाया। मतलब इतना अच्छा उनको लगा तो उन्होंने सभी क्लासेस में पढ़ के बताया है कि देखो एन फ्रैंक ने इस पर ऐसे लिखा है और कितना अच्छा लिखा है ना। Since then, I have been allowed to talk and have not been assigned my extra homework. तभी से मुझे क्या हो रहा था? होमवर्क नहीं दिया जा रहा था, एक्स्ट्रा होमवर्क। और जो टीचर थे मिस्टर किसिंग, उन्होंने उसको अलाउ कर दिया था कि जितना बोलना है बोलो भाई। ऑन द कंट्रारी, मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। और तभी से मिस्टर जो किसिंग थे वो क्या करने लगे थे? जोक्स, उन दिनों जोक्स बनाने लगे थे, मतलब हंसी मजाक भी करने लगते थे, क्योंकि वो मैथ्स टीचर थे, हमेशा सीरियस रहते थे। बट इस टाइम से, जब से उन्होंने इस टाइप का ऐसे लिखा था, तब से वो क्या हो गए थे? ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। इन दिनों वो फिर वो जोक्स बनाने लगे थे। तो इस प्रकार से ये डायरी है एन फ्रैंक की, ठीक है। स्कूल लाइफ के बारे में उन्होंने बताया है कि जब वो 13 ईयर की एज में थी तो उनके साथ किस प्रकार से एक्स्ट्रा होमवर्क जब उनको दिया जाता था, तो रियल लाइफ उन्होंने बताया है कि वो कैसा फील कर रही थी और किस प्रकार से उन्होंने अपने होमवर्क को कंप्लीट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।